नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए अनुपम मिश्रा जी और उनसे हम बात करेंगे देश देशांतर की। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अनुपम जी की घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर विंटर सेल का लाभ अवश्य उठाएं। अनुपम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और साहब, पार्लियामेंट डिबेट पे बात कल हुई एसआईआर के बारे में, और आज फिर से एसआईआर के बारे में जो समाचार आ रहा है, मुझको लगता है राहुल गांधी को पता नहीं था। ये उनको पता चलता कि उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ लोग गायब हो रहे हैं, मतलब 20%, तो पता नहीं कल क्या बोलते। तो कुछ बोले ही नहीं कि उत्तर प्रदेश से 20% लोग जो हैं वो रोल से गायब हो रहे हैं। 15.4 करोड़ लोग थे और 2,93,00,000 जो है वो डिलीट हो रहे हैं। क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 26 तक डेट बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि ये संख्या आपको काफी कम होती नजर आएगी। कम या ज्यादा? नहीं, अब वो ज्यादा तो बाद में जो जुड़ती है वो अलग है, लेकिन ये जो लोग गायब हुए हैं, इधर बहुत ढेर सारे लोगों में बहुत ढेर सारी, जिसे कहना चाहिए, एक इंडिफरेंस भी नजर आया है, और खास तौर से हिंदुओं में, जिन्होंने अपना फॉर्म्स भर के नहीं दिए हैं। मैंने अपने चैनल पर बताया भी था कि मुझको भाजपा के एक पदाधिकारी मिले थे, कह रहे थे कि साहब हमारे इलाके में 5,000 हिंदू वोट हैं और मैंने 5,000 फॉर्म बांटे और 3,500 फॉर्म अभी तक नहीं लौटे, 1,500 लौटे। वो एक लेकिन वो लगे रहे, उन्होंने ज्यादातर फॉर्म वापस ले आए। वो जाके यहाँ पे अंसल करके एक बड़ी गेटेड कॉलोनी है, अंसल साहब जानते हैं, पूरे देश में कॉलोनी है, उसमें 1,500 फॉर्म बांटे गए और केवल 15 फॉर्म लौटे। तो लेकिन इन लोग जाके लड़ भिड़ के वहां पे लोगों ने करा लिया। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात आ रही कि जहाँ पे मुस्लिम वोट धुआंधार सब लाइन में लगकर अपने आप को वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सच भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं। आपने देखा रामपुर में एक महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। वहीं हिंदू वोटरों पे थोड़ी एक उदासीनता कहीं कहीं नजर आई है। राजस्थान में तो नहीं दिखी मुझे, 100% हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 100% जो है, जो डेट थी 11 तारीख है आज, और 11 तारीख से बहुत पहले हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत करीब हफ्ते भर पहले ही यहाँ पे 100% डिजिटाइजेशन हो चुका था। दूसरी बात जो है, तो ये भी देखने वाली बात है, ये मुझे लगता है कि किस तरह से प्रशासन इसको करता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे जो बीएलओ थे हमारे, तो हम तो बाहर भी गए हुए थे, बात की तो ये ज़रूर है कि हमने अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, रिसर्च खुद का, कि भाई 2002 में हमारा किस नंबर पे, किस भाग में, कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि जयपुर की कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत बदली हैं। तो पहले जहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसको ढूंढ के उसको हमने खाली ऑनलाइन ही भेज दिया और उसने अपने आप वो करके और पूरा कंप्लीट कर दिया हमारा प्रोसेस। वेरी वंडरफुल। मतलब ये लोगों की जिम्मेदारी दिखाता है और कितने जिम्मेदार तरीके से वहाँ लोग पेश आ रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ, ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ कि साहब आप अच्छा, जबकि आपको बताऊं कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश में डेट बढ़ाई गई है इसलिए है कि प्रशासन जो है वो थोड़ा उदासीन रहा है, इस कारण वो बढ़ाई गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन बिल्कुल उदासीन नहीं है। और मैं इक्के दुक्के बीएलओस की बात नहीं जानता, वरना बीएलओस एक आदमी को 6-6 बार फोन कर रहे हैं संजय सर, एक आदमी को 6-6 बार फोन। आज मैं देख रहा था वो जो राजभर जी की पार्टी है सुभाषपा, तो उसके प्रवक्ता बता रहे थे, कह रहे थे कि साहब मुझको तो बीएलओ ने 6 बार से इसलिए फोन किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा एक बार इसलिए किया क्योंकि मैं अपना वोटिंग ट्रांसफर करा चुका था, फिर एक बार इसलिए फोन किया, उन्होंने कहा कि आपने अपने पिता का नाम और अपनी पत्नी का नाम एक ही दिया है,
तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ साहब, दोनों का नाम एक ही है। तो कई छोटी-छोटी बातों पे हमसे बात कर रहे हैं, 6-6 फ़ोन कर रहे हैं, बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे में भी अगर तमाम लोग अब लेकिन आप इसको ये तो हमारे यहाँ एक पुरानी एक संस्कृति रही है जब पे वो वोटिंग वाले दिन लोग छुट्टी मनाते हैं और पिकनिक मनाते हैं और घर बैठ के टीवी देखते थे, पकौड़े खाते थे, आपको याद है। ये तो आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में खास तौर से जब से भाजपा सत्ता में आई है, लोगों ने थोड़ा वोटिंग में इंटरेस्ट भी दिखाया है। एक ज़माने में तो आपको याद होगा संजय सर कि लोग वोटिंग वाले डे बजाय वोट डालने के उसको छुट्टी का दिन सेलिब्रेट करते थे। तो ये भी एक बड़ी हाँ, अजीब-सी तो देखिए आपके कर्नाटका में तो पूरा रिजल्ट बदल गया था, क्योंकि लॉन्ग हुँ। वीकेंड और लोग लोग मनाने चले गए, वोट नहीं लोग म डाले। श श लोग शहर छोड़ के चले गए थे, लोग शहर हाँ। छोड़ के चले गए। तो ये एक बड़ी अजीब-सी बात है कि मतलब दुनिया भर की शिकायतें हर चीज़ पे आपके पास होती हैं, लेकिन आप जब आपको वोट डालना है या आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या आपको अपने घर से निकल के बूथ तक जाना है, तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है और आप उसको आलस में आ रहे तो ये बड़ी एक अजीब-सी चीज़ हमने पहले भी देखी है और अ, अभी भी थोड़ा नज़र आ रही है। बहरहाल प्रशासन लगा हुआ है और काफ़ी हद तक लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सामने आएँगी, बदलेंगी और ठीक होंगी। लेकिन देखिए जो वोट कटे हैं, तो जो करीब 2 करोड़ 92 लाख वोटों का अंतर आया है मैंने देखा। तो हुँ। उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप देखें करीब 85 लाख वोटों का कोई अता-पता नहीं मिल रहा है। और मैं अपने अनुभव के ये सब आधार पे कह अता-पता सकता कैसे मिलेगा? मैं तो आज से नहीं कह रहा, पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि ये जो आपकी एक वर्ग विशेष है, एक धर्म विशेष के लोग, मज़हब विशेष के लोग जो हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। तो जब भी नहीं, कोई नहीं, इंटेंसिव रिविज़न होगा, तो ये पकड़े जाएँगे। आप देन यू जम्मू-कश्मीर में एक्स आज करा लीजिए उनकी, कम से कम नहीं तो 30% कश्मीर वालों की आपको जनसंख्या कम मिलेगी। देन यू एक्सप्लेन समथिंग टू मी मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन कीजिए। ये जो 85 लाख लोगों की बात हो रही है जिनके फॉर्म्स नहीं लौटे हैं, इनके फॉर्म्स डिलीवर कहाँ हुए हैं? ये फॉर्म ले तो लिए लोगों ने वापस ये डिलीवरी दिखा रहा है, ये फॉर्म रिसीविंग है, देखिए साहब, लेकिन वापस नहीं लौट रहे हैं। ये जो डिलीवरी वाला जो इश्यू है ना, ये डिलीवरी वाला इश्यू थोड़ा पेचीदा है और ये फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट से संबंधित है, कि जो आपने फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स एक्ट में जो प्रावधान डाल दिया है कि सिटीज़नशिप आपको प्रूव करनी है। अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, मान लीजिए कह दें कि साहब अनुपम मिश्रा जी, हम आपको सिटीज़न नहीं मानते। तो पर जो ये ये आरोप प्राविधान लगा ये रहा है, उसको नहीं प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि आप सिटीज़न पर हैं और फॉरेनर्स एक्ट उसके में बाद उसमें फॉरेनर सज़ा है एक्ट में ये सख्त। प्राविधान फॉरेनर एक्ट में तो प्राविधान पहले दिन से था ना। नहीं, नहीं, नो, बिल्कुल नहीं था। देखिए उसमें उसमें पूरा प्रोसेस जो था वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो एजेंसी पे था। बर्डन ऑफ प्रूफ न पलटा है ना। अभी जो नया न अमेंडमेंट फॉरेनर्स एक्ट और सबको जो कंसोलिडेट करके जो नया एक्ट बनाया है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उलट दिया है उन्होंने और बर्डन ऑफ प्रूफ करके सज़ा बहुत ज़्यादा कर दी है। भाई एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यू कैरी ऑन मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं कैरी ऑन नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं एक मिनट मैंने तो आपको एक इश्यू दिया है कि भैया ये जो बढ़ा-चढ़ा के जनसंख्या बताई जाती है, विशेषकर कुछ क्षेत्र विशेष में, तो ये बढ़ा-चढ़ा के जनसंख्या जो बताई गई थी, वो एसआईआर ने इसका भांडा फोड़ दिया है। फूट मैं गया और अपने स्वयं के चारों तरफ अनुभव से, क्योंकि मैं एज़ डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर ये मैंने पकड़ा था ये फ्रॉड मेरे ज़िले में। वहाँ पर अच्छा जो है वो फ़तवे जारी हुए थे कि आप लोग अपनी जनसंख्या हर परिवार अपने में 1-1, 2-2 बढ़ा के बताए। ये फ्रॉड पकड़ा था मैंने। उसके बाद से मैं इसी मत का हूँ। ये 2011 में जम्मू कश्मीर में सिद्ध हो गया। जम्मू कश्मीर में सारी पार्टीज़ ने उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन आया तो सारी पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग कांग्रेस ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब ये जो जनसंख्या है, जनगणना है 2011 की, ये स्क्यूड है और इसमें कश्मीर की जनसंख्या बढ़ा के बताई गई है, जम्मू की कम करके बताई गई है। सब जानते हैं वहाँ पे। तो ये
एसआईआर के बहाने ही ये हो जाएगा, वो बात अलग है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो बंगाल की आ रही है। बंगाल में डेट नहीं बढ़ाई गई, ठीक है साहब, जो सबकी बढ़ा दी गई थी 4 से 11, वो तो अलग है। बंगाल में आगे डेट नहीं बढ़ाई गई है, बाकी 6 प्रदेशों में, 5 प्रदेश और 1 अंडमान निकोबार में वो डेट आगे बढ़ा दी गई है और 26 तारीख कर दी गई उत्तर प्रदेश में। बाकी जगह भी बढ़ाई गई है अलग-अलग डेट में, किसी में 14, किसी में 18, इस तरह से। आज मैं भी देख रहा था, एक अमित मालवीय ने एक शेयर की क्लिपिंग, और वो जो क्लिपिंग है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अनमैप्ड डेटा इतना अधिक है, अनमैप्ड डेटा का कह रहे हैं कि साहब कि कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 करोड़ नाम जो है वो वापस नहीं आएँगे। लेकिन साहब बहुत सारे वापस आ गए, और मज़े की बात ये है कि वेस्ट बंगाल में अलग तरह का खेल हुआ है। वो खेल ये हुआ एक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी जो बात हो रही थी मैं इसको गूगल कर रहा था, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये एक्ट का नाम नहीं आ रहा था। आपको याद होगा 1983 में इंदिरा गांधी ने असम में आईएमडीटी एक्ट लागू किया था, और उसके पहले ये फॉरेनर्स एक्ट ही लागू था। और आईएमडीटी एक्ट में उन्होंने ओनस ऑफ प्रूफ जांच एजेंसी पर डाल दिया था, जिसको फाइनली फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया था एक्ट को, और जितने ट्रिब्यूनल्स थे उनको भी खारिज किया था। तो ये ओनस ऑफ प्रूफ है। तो इसमें तो बदलकर 1983 में इंदिरा गांधी ने आईएमडीटी एक्ट में जांच एजेंसी पे डाला, ट्रिब्यूनल्स पे डाला, और हकीकत ये हुआ कि 25 साल में ये सारे ट्रिब्यूनल और सारी जांच एजेंसी मिलकर केवल 3 आदमियों को विदेशी साबित कर पाए। और बाद में वो जो एक असम गण परिषद के नेता थे जो बाद में भाजपा में आ गए, उन्होंने सर्बानंद इसमें सोनोवाल, हाँ 1 and 2। सोनोवाल, हाँ तो उन्होंने साहब 2005 में इसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराया। फिर 2006 में सोनिया गांधी फिर एक अध्यादेश लेके आ गई, तो सोनोवाल फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उस अध्यादेश को भी उन्होंने खारिज कराया। उन्होंने कहा बैकडोर से लेके आ गई हैं। तो चूंकि आईएमडीटी एक्ट में इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जांच एजेंसीज और पुलिस पे डाल दिया था, तो उसके पहले जो उसके अलावा जो एक्ट था जिसके इतर ये असम के लिए एक्ट लाया गया था, उसमें तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी आदमी पर डाला गया था जो आदमी बाहर से घुसपैठिया जिसके ऊपर आरोप है, जो कि ओरिजिनल एक्ट है हमारा 1951 का जो फॉरेनर्स एक्ट है। हाँ, ये आईएमडीटी में बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया था। स्पेसिफिक कर अब दिया गया था। माय पॉइंट इज समथिंग एल्स। स्पेसिफिक कर दिया माय गया था। पॉइंट इज कि जो ओरिजिनल जो ऑरिजिनल फॉरेनर्स एक्ट था उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ घुसपैठिए पे ही था, पहले दिन से था। ये इतना स्पष्ट नहीं था, जो भी था। इसीलिए आप देखें फॉरेनर्स एक्ट में भी कोई, आप सोचते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी संख्या में कोई हुआ, वो नहीं हुआ था। अब जो 4-5 एक्ट्स को कंसोलिडेट करके जो नया एक्ट लाया गया है, उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक है, और सजा 5 साल की है। 5 साल की सजा का मतलब अंडर सीआरपीसी, नाउ बीएनएसएस, वो नॉन अवेलेबल होगी। और 5 साल की सजा के बाद भी डिपोर्टेशन है। और डिपोर्टेशन है। हाँ। कल क्या कह रहे थे कि साहब कि आप डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, ट्रिपल डी मॉडल। आज अमित ममता शाह यही तो कह रहे थे। अभी आधे घंटे पहले इसीलिए ममता दीदी ने अमित शाह को दुशासन कहा है। अच्छा, उन्होंने उन्होंने कहा है कि अमित शाह की दोनों आंख में, एक आंख में दुर्योधन और एक से दुशासन झांकता है। ममता दीदी ने यह भी कहा है कि मैंने फॉर्म नहीं भरा। अब देखिए कितना डिसीव कर रहे हैं। अगर ममता फॉर्म नहीं भरेंगी तो ममता चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन उन्होंने अपने, पता नहीं क्या चाहती हैं ये, खुद ही कह रही मैंने फॉर्म नहीं भरा। महिलाओं को भड़का रही कि किचन में तुम्हारे पास जो बर्तन है उनको लेकर लड़ने के लिए सड़क पर उतर आओ, मैंने फॉर्म नहीं भरा है। अब ममता की, पता नहीं ममता ने भरा नहीं, ममता तो 100% भरा होगा इन्होंने, इनके चक्कर में बहुत लोग नहीं भरेंगे। अब ये एक जो अमित मालवीय ने क्लिपिंग शेयर की है, ये पता नहीं चल रहा कि किस पेपर की है। मेरे इको आने लगी आपकी अचानक। तो ये इको थोड़ा क्या म्यूट करते हैं आप, कैसे करते हैं उसको?
हेलो, हाँ। हाँ, अब ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि साहब कि 1 करोड़ वोटर जो है वो जाएँगे बंगाल से। 1 करोड़ वोटर का मतलब हुआ 7 करोड़ 66 लाख में से 1 करोड़ गए, तो आप लगा लीजिए। 85 लाख मैंने अपने पॉडकास्ट पे परसों बताया था कि 85 लाख तो जा रहे हैं। अब उसमें होगा ये कि जो ये 1 करोड़ 85 लाख जो भी जाएंगे, पर उसमें नए भी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे, बड़ी संख्या में जुड़ेंगे, जैसा बिहार में हुआ था। और जो नए जुड़ेंगे उसमें आई एम पिनिंग माई होप्स, जो आपने मुझे एक ख्वाब दिखा रखा है बहुत दिनों से कि साहब वो मथुआ जो समुदाय है उसका इसका 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप मिल रही है। भाजपा 1 ने करोड़ कैंप तो लगा रखा उन्होंने है। कहा है, ये उनकी क्लेम है। मैं मानता हूँ कि हाँ। 20-25 लाख लोग जुड़ेंगे। तो इसमें जो है अगर 15% वोट उड़ जाएँगे, और उत्तर प्रदेश में 20% वोट उड़ जाएँगे, तब तो साहब पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है इसीलिए ममता दीदी इतना परेशान है। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव भी परेशान है और उन्होंने तो वही ममता दीदी का बयान यहाँ पे दोहरा दिया। अच्छा, ये लोग कुछ नहीं सीखते हैं। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं, बैकडोर से एनआरसी हो रही है। ममता बनर्जी ने ये बात कही थी, उनके बात सुन के उनका वोटर भाग गया वापस, या नेपाल भाग गया या बांग्लादेश भाग गया, दूसरे स्टेट से भाग गया। अब वही हरकत ये कर रहे हैं, वही हरकत ये कर रहे हैं। ये अभी अपने वोटर्स को समझा रहे हैं, खुद तो फॉर्म भर रहे हैं और वो दुनिया को एसआरसी वो एनआरसी समझा रहे हैं। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव भी बहुत परेशान हैं। और अभी देखिए, मैं कल देख रहा था रामपुर या सीतापुर में एक बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े गए, और बड़ी मजेदार बात ये थी कि वो घुसपैठिए बाकायदा छोटे छोटे घर बना के रह रहे थे, और पता चला कि वो जमीन उनकी नहीं थी, वो जमीन स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता की थी। तो सपा के नेता इनको अपनी जमीन पर बसा रहे हैं। आप कितनी जगह से देखिए लोग गायब हो रहे हैं। लखनऊ नगर निगम में, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे थे 160 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी छोड़ के भाग गए, उनका आता पता नहीं चल रहा है। लखनऊ में एक बहुखंडी मंत्री आवास है, मैंने खुद देखा उसको। मंत्री आवास के बगल में एक बहुत बड़ा स्लम था, बहुत बड़ा स्लम था। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा स्लम खाली हो गया, पूरा का पूरा स्लम वैसे ही बसा हुआ है, और लोग गायब, एकदम जैसे एकदम वेपराइज्ड, गायब। तो ये खुद ही अपने वोटरों को डरा भी रहे हैं। अच्छा, खैर बाबा के राज में डरने वाली बात भी है। बाबा जैसे उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि साहब हर प्रदेश में एक डिटेंशन सेंटर होना चाहिए, तो बाबा ने कहा हर मंडल में एक होना चाहिए, और पहला सबसे पहले गोरखपुर वाला बन के तैयार भी हो गया। अब वो डिटेंशन सेंटर को भी लेकर अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ रहा है, सबको फर्क पड़ रहा है, लेकिन दो बातें एवरीथिंग सेड एंड डन, एसआईआर के मुद्दे पे दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि खुलेआम डंके की चोट पर विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं तो रहने दो, उनको मत निकालो। नो वन कुड हैव इमेजिन कि इस तरह का स्पष्ट बात इस तरह कही जाएगी। और दूसरी बात ये जो उभर कर आ रही है कि वोटर लिस्ट बहुत पल्यूट हो चुकी है, बहुत ज्यादा पल्यूट हो चुकी है। और एक आखिरी बात इस पे मैं जोड़ूंगा कि ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं पिछला एसआईआर 2002 का, मैं तो साहब उससे भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि असली इन्फिल्ट्रेशन तो हमारे यहाँ जो हुआ है 1971 से लेकर मतलब 2000 के बीच में हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट तो लेना चाहिए कहीं 1969-69 का लेना चाहिए। पर मैं मान के चलता हूं कि एक बार 2002 तक का काम हो जाएगा, उसके बाद अगली बार उसको 10-10 साल करके पीछे ले जाते जाएंगे। ये तो मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो अखिलेश बाबू जो है वो अगर ऐसा है तो वो जस्टिस स्वामीनाथन के इम्पीचमेंट पे किस खुशी में साइन कर रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य। मैंने तो कहा कि भाई, और कि जस्टिस मतलब एक जज जिसने 1500 साल पुराने मंदिर पर, जहां भगवान मुरुगन, भगवान कार्तिकेय, जहां माना जाता है कि उन्होंने इंद्र की पुत्री देवसेना से विवाह किया था, 1500 साल पुराना मंदिर जब इस्लाम अस्तित्व में नहीं था, वहां पर साल में एक बार दिया जलाने की अनुमति दी। वो भी जो मद्रास, मतलब जो तमिलनाडु का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है सिकंदर की दरगाह वहां है ही नहीं जहां दिखाई जा रही है।
इनका अपना डिपार्टमेंट कह रहा है, तमिलनाडु सरकार का कह रहा है वहां से कई किलोमीटर दूर है। उसके बाद अगर जज ने वहां साल में एक बार दिया जलाने की इजाजत दी तो उसको आप बर्खास्त करने के लिए चले आए। कमाल के लोग हैं साहब आप, कमाल नहीं के वो लोग तो हैं। चले आए, डीएमके को तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो है नहीं, ही मैंने पीछे लिखा उनके। है, मैंने लिखा है कि समाजवादी डीएमके, पार्टी किस खुशी में, अखिलेश बाबू क्या मैंने कर रहे सर, होते हैं? मैंने ट्वीट किया है कि डीएमके द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित था, कांग्रेस द्वारा ऐसा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, अखिलेश द्वारा ऐसा किया जाना, समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसा किया जाना मूर्खतापूर्ण है, और बाल ठाकरे के सुपुत्र द्वारा ऐसा किया जाना, उद्धव ठाकरे द्वारा ऐसा किया जाना मतलब बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत ही आत्मघाती है। आत्मघाती तो, आत्मघाती तो चारों के लिए है, आत्मघाती तो चारों के लिए है। लेकिन बाल ठाकरे के साहिबजादे, मैं देखा सावंत का सिग्नेचर है उसमें, तो आखिर 120 सिग्नेचर ऐसे ही, 120 सिग्नेचर कोई डीएमके के ऐसे ही थोड़ी इकट्ठा हो गए। और सुनिए, मैंने ये भी कह रहा हूं, मैं हर पॉडकास्ट में, हर चैनल पर यह बात कह रहा हूं कि सारा खेल क्या है। चाहे वो मदनी का बयान हो कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, चाहे वो प्रशांत किशोर की चिट्ठी है जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाने की, चाहे ये जज का इंपीचमेंट वाला केस है, सारा खेल इस तरह का है कि कोर्ट पर खास तौर से सूर्यकांत साहब के समय में दबाव बनाना। एक जमाने में वो दीपक मिश्रा साहब ने कहा था कि मैं राम मंदिर मामला सॉल्व कर दूंगा, आप उनके खिलाफ इंपीचमेंट ले आए जब वो सीजीआई थे, जस्टिस दीपक मिश्रा। जस्टिस दीपक मिश्रा को इतना बड़ा झटका लगा कि वो चाह कर भी राम मंदिर मामले को वैसे नहीं हैंडल कर पाए जैसे हैंडल करना। तो आप इनको बैकफुट पर ले जाने के लिए, इनको दबाव पे लाने के लिए, जैसे आपने जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ किया, प्रशांत भूषण यही काम, कपिल सिब्बल यही काम जस्टिस सूर्यकांत के साथ कर रहे हैं, और सड़क पे मदनी बयान दे रहे हैं। जस्टिस गोगोई के साथ भी तो किया था, उनको गोगोई के साथ भी किया था हमेशा। तो देखिए ना, तीन तरफा हमला है। सड़क से मदनी जैसे लोग बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण जैसे लोग चिट्ठी दिखा रहे हैं, और विधायिका से आपको स्टालिन जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग, और राहुल गांधी जैसे लोग, प्रियंका गांधी जैसे लोग, और उद्धव ठाकरे जैसे लोग। तो मुझे कहना तीन तरफ से हमला हो रहा है, आप देखिए। नहीं मैं तो, और ये मैं आपको और याद दिलाऊं, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर यादव ने एक कठमुल्लेपन की बात कही। कठमुल्लापन एक मुहावरा है, कोई भी जो लकीर का फकीर होता है उसको कठमुल्लापन कहते हैं। भाई हिंदुओं में भी आप तो कठमुल्लापन है, लेकिन उसको भी आपने, उनके खिलाफ भी आप वो महाभियोग का प्रोसेस ले आए, सिर्फ इसलिए कि नजीर बनाने के लिए। उस शोले में एक डायलॉग था ना गब्बर सिंह का कि वो सर काट दूंगा कि अगली बार कोई हमारे खिलाफ सर उठाने से पहले 100 बार सोचे, ये उस तरह का काम कर रहे। लेकिन वही वाली बात है ना कि साहब वो भेड़िया आया जब हो जाता है ना, तो फिर तो जब असली भी होता है तो भी लोग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अब इन्होंने ये कार्ड इतना ज्यादा ओवर प्ले कर लिया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन ने तो कंटेम्प्ट ले ली है, वो इनको कंटेम्प्ट तो पहले भी आ गया। देखिए, मुझे एक सवाल और बताएं, जस्टिस स्वामीनाथन ने एक आदेश दिया सिंगल बेंच का, उसके बाद डिवीजन बेंच ने उस आदेश को अप्रूव किया, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट चलाओ, सॉरी उनके खिलाफ भी महाभियोग चलाओ, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको अप्रूव करती है तो उनके खिलाफ भी महाभियोग चलाओ। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। भाई जजमेंट के ऊपर महाभियोग होता है क्या? प्रूवन मिसबिहेवियर के ऊपर होता है। बेवकूफी की लिमिट है। आप बताइए, शबरीमाला, वो आनंद रंगनाथन कह रहे शबरीमाला जजमेंट आया, महाभियोग, और छोड़िए, आप तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको यहां उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाबरी का ढांचा गिरा, उसके बाद मुलायम सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने यहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा पे रोक लगा दी, श्रृंगार गौरी की यहां पे ज्ञानवापी में रोक लगा दी, जो अब जाके हटी। तो आपने वो रोक हटा दी, रोक लगा दी कि वहां दिया तक नहीं जलाने देंगे। क्या हुआ? हालांकि एक बात मैं और इसमें अंत में लगाना चाहूंगा कि अगर कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कल पवन कल्याण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म की रक्षा करना हमें मुस्लिम समुदाय से सीखना चाहिए। के वो तो एक दूसरा ही टॉपिक हो जाएगा। थोड़ा सा कल की पार्लियामेंट डिबेट्स के बारे में चर्चा कर लें। कैसा लगा आपको कल राहुल गांधी का चिल्लाना?
और उस पर अमित शाह के डांट लगाना। देखिए, अमित शाह के पहले निशिकांत दुबे ने बहुत अच्छे से वाट लगा दी सबकी, लेकिन अंतर सिर्फ एक है कि निशिकांत दुबे एकदम AK-47 की तरह उनकी पूरी मैगजीन चल रही थी, तो बात उन्होंने सारी कही, लेकिन अमित शाह ने वही बातें एक एक कर बड़े संभाल कर सहला कर बताई। मैंने कल अपने पॉडकास्ट पे कहा और आपके पॉडकास्ट पे भी कह रहा हूं कि आप इसको सोच कर देखें कि आर्टिकल 324 क्या कहता है। आर्टिकल 324 कहता है, 324B कहता है, और ये अभी नहीं 1950 की बात है, कि संसद को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कानून बनाना चाहिए। संसद 70 साल से होती रही, 80 साल से होती रही। उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी कहते हैं कि CGI को क्यों हटाया। अरे भाई, वो जो आदेश है उस आदेश को पढ़ें। उस आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच कहती है कि भैया आपको कानून बनाना है, जब तक आप कानून नहीं बना रहे हो तब तक हम एक अंतरिम व्यवस्था बना दे रहे हैं, और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक इसमें संसद एक कानून नहीं बना देगी। कानून बन गया। तीसरी बात, पहली बार एक कानून में नेता विपक्ष को कोई जगह दी गई। चौथी बात, इसके पहले नेता विपक्ष मतलब शिवशंकर जो उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने आडवाणी को कहा था कि चुनाव आयुक्त के अधिकारियों की नियुक्ति में नेता विपक्ष का कोई रोल नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी मंत्री ने कहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमने नेता विपक्ष को इनको रोल दिया। पांचवी बात, एक भी आदमी आज तक चुनाव आयुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नियुक्त नहीं हुआ, नॉट इवन वन। फिर उन्होंने कहा कि आपने चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी क्यों दिया CEC को। अरे वो इम्यूनिटी 1950 में दी गई है भाई, कैसी बात कर रहे हो आप। ये बताएं कि आप CEC को दरोगा से तलब करवाना चाहते हैं, वो इम्यूनिटी। अरे आप चुनाव आयुक्त को जाने दें, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अपने कर्तव्य के पालन में जो कुछ भी आप कर रहे थे, आपको भी इम्यूनिटी थी कि नहीं थी। आपके ऊपर भी कोई सीधा मुकदमा नहीं हो सकता था बिना राज्य सरकार से परमिशन लिए। तो भाई वो इम्यूनिटी उनको 1950 के एक्ट में बनी हुई है। तीसरी बात, आप कह रहे मतलब ये आदमी बिना कुछ पढ़े लिखे चला आता है, कमाल की बात करता है भाई। आप ये बताएं, चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह कानून कहता है, और यह भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन को अलबत्ता आप हटा सकते, इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त को आप हटा सकते हैं। उसका एक तरीका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे कि मेरा चुनाव आयुक्त बेईमान है, और राष्ट्रपति हटा दे। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि मेरा चुनाव आयुक्त बाथरूम में जाके सोनिया गांधी को फोन करता है, नवीन चावला, तो इन्होंने उसको हटाने की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ये सोचिए मतलब कि तमाशा बना के रख दिया। तो भाई उन्होंने हर बात का, और फिर कहा CCTV, कहा अरे भले आदमी, तुम्हारे परनाना का बनाया खाड़ू। अरे फिर कांग्रेस ने 91-92 में जो नरसिम्हा राव ने जो कानून लाया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसमें भी कहा कि 45 दिन बाद किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब 45 दिन बाद पूरे हिंदुस्तान के सारे बूथों का CCTV रख के अचार डाले, कैसे? ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो भाई उन्होंने कहा जब 45 दिन बाद चुनौती ही नहीं दी जा सकती, तो 45 दिन में हम हटा देते हैं CCTV, और उस 45 दिन में आपके चुनावी एजेंट भी आके हमसे ले सकते हैं कोर्ट के जरिए, और एक आम नागरिक भी ले सकता है CCTV। मैं राहुल गांधी को याद दिला दूं कि बिहार चुनाव को 25 दिन हो गया है, अभी भी उनके पास 20 दिन है। अभी भी वो चाहे तो CCTV रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। 20 दिन बाद उनको वहां से नहीं मिलेगी, फिर कहेंगे डिलीट हो गई। हाँ। वैसे तो अगर लोग कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी बहुत अपसेट है कि प्रियंका ने उनसे ज्यादा नंबर ले लिए। अच्छा, ये खबर आई है क्या? चल रही है, आज पेपर में थी कि भाई, और कहते कि साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अंदर खाने प्रियंका को अप्रिशिएट किया है। मतलब ये भाई बहन में भी लड़ाई लड़वा देंगे लगता है। भाई बहन में लड़ाई नहीं लड़वा देंगे। भाई बहन में देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, जब प्रियंका गांधी आई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, मैं उस जमाने से मैंने आपके चैनल पर कई बार ये बात कही है कि जब मैं देखता हूं कि टीम प्रियंका और टीम राहुल में इतना जबरदस्त क्लैश हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में भी आपको क्लैश कहीं ना कहीं नजर आएगा। राहुल गांधी को भी आपको याद है जब वायनाड से प्रियंका चुनाव जीती थी,
तो राहुल गांधी ने कहा था प्रियंका सिर्फ चुनाव जीती हैं, वायनाड के हितों की रक्षा संसद में अभी भी मैं ही करूंगा, मैं ही अमेठी, मैं ही रायबरेली देखूंगा, मैं ही वायनाड देखूंगा। उन्होंने ये कहा था। मैंने जो उनका इंटरव्यू सुना था, फिर उनसे ये भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि प्रियंका गांधी यहाँ पे अच्छा काम करेंगी, आपसे पता, बोले बिल्कुल नहीं, मुझसे अच्छा कैसे काम कर लेंगे। तो राहुल गांधी ऑफ कोर्स प्रियंका को लेकर परेशान हैं, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि देखिए, सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा के बच्चों का नाम, उनके बाप का नाम हटा के नाना का नाम हटा लगा दिया। उन्होंने तो अगली किस्त भी तैयार कर दी कि साहब अगले नेता ये आ रहे हैं, तो रेहान आ रहे हैं, ये तो कमाल है साहब। तो राहुल गांधी हैज एवरी रीजन टू बी डिस्टर्ब, अगर उन्हें होना भी चाहिए, और शायद इसीलिए फिर वो उनका दिल इतना टूट गया कि वो जर्मनी जा रहे हैं। क्या ठीक है, अपना ऐसी तैसी में गई पूरा संसद में, जा रहा हूँ जर्मनी। उल्टा है इसका। अमित शाह ने उनको जर्मनी जाने के लिए विवश कर दिया। छोड़ भागे। और आपको मालूम है कि जो चल रहा है 7 दिन ना, अमित शाह ने राहुल गांधी के धुर्रे उड़ाए। अमित शाह के सामने राहुल गांधी मैदान छोड़कर भागे, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो राहुल गांधी के लिए हारना, मैदान छोड़ना, जलील होना, पुरजी हो जाना, ये सब कौन सी बात है? मुझे लगता है उनको काफी अभ्यास हो गया होगा उसमें। 7 दिन का कार्यक्रम लगाया है जर्मनी में, 1 दिन का कार्यक्रम बताया है, और वो 1 दिन का कार्यक्रम है भी क्या, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कार्यक्रम है। इंडियन ओवरसीज कार्यक्रम के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? उनका पूरा नाम आप बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ, सत्यनारायण जी गंगाराम जी बढ़ई। सत्यनारायण जी गंगाराम जी बढ़ई के तत्वावधान में जर्मनी में कार्यक्रम होगा। नहीं, तत्वाधान में किसी और के हो रहा, कोई मौलाना है वहां पे, जर्मनी के अध्यक्ष हैं। इनके पास हर देश में कांग्रेस का एक अध्यक्ष भी है ना, हर देश में कांग्रेस का एक अध्यक्ष है, और भारत के बाद सबसे बड़ा ऑफिस इनका तुर्की में है। एक और गंभीर विषय जो है वो योगी जी ने छेड़ दिया है। वो योगी जी किसी राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि उनके जो है वो विदेशों में होटल है और द्वीप हैं। ये कौन है? क्या है? द्वीप हैं, द्वीप, आइलैंड्स। सीरियसली मैं आपसे बात करके महसूस कर रहा हूँ, ये दोपहर के, ये शाम के 5 बज रहे हैं, मतलब मैं एकदम आउट ऑफ टच हूँ आज। मुझे तो आप वो खबरें बता रहे हैं जो मैंने देखी नहीं, आप ही मुझे बताया। ये परसों की बात है, परसों कहा था उन्होंने। अच्छा, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। तो ये विपक्ष के नेता की बात कर रहे थे कि विपक्ष के नेता की बात कर रहे थे कि अपनी पार्टी के नेता की बात कर रहे थे? ये उन्होंने नहीं कहा, किसी नेता के बारे में बात कर रहे हैं। वो अमिताभ अग्निहोत्री जी को पता है, उनसे, उन्होंने ही इस पे सबसे पहले एक खुलासा किया था। मैंने उनसे फोन करके पूछ भी लिया था, उन्होंने बता भी दिया था मुझको कि कौन है। बताइए ना, फिर क्या दिक्कत है? हम ओपन में नहीं बता सकते ना, डेफेमेशन हो जाएगा। भेज दूं क्या उस पे, व्हाट्सएप पे आपको? अब फिर मैं क्या कह सकता हूँ साहब, सवाल भी आपने किया है, जवाब भी आपने दिया है, मैं इस पे अब क्या बताऊं? नहीं, लेकिन भाई ऐसा आपको जब मालूम है तो आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि सत्ता पक्ष की बात हो रही है, विपक्ष है तो विपक्ष के ही निश्चित रूप। उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ओके, चलिए, दैट नैरोज इट डाउन, काफी नैरो हो गया मामला। मैंने भेज दिया आपको, देख लीजिए। अच्छा, आपको नहीं भेजना चाहिए था, मेरे मुंह से निकल जाएगा। अभी मैं बोल दूंगा, मैं बहुत बातें पेट में नहीं रख पाता। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कार्यक्रम तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री तो ये एक बात बताएं मुझे आप, ये उत्तर प्रदेश इतना प्रगति कब से कर गया? अगर ये नाम सही है तो फिर तो ये अगले 1.25 साल में जो चुनाव होने वाला है उसके पहले ये ऑफिशियली बाहर आ जाएगा। आप देखिए, और हाहाकार मच जाएगा। तो ये जो आपने मुझे नाम भेजा है, अगर ये सही है तो फिर तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये चुनाव के पहले
उत्तर प्रदेश के, ये ऑफिशियली बाहर आ जाएगा। आना चाहिए भी, आना लेकिन चाहिए कैसे भी। आएगा? विदाउट अट्रैक्टिंग डिफेमेशन कैसे आएगा? लीक करवा दिया जाएगा किसी नहीं, ऐसा नहीं अननोन। है, नहीं है डिफेमेशन। अगर आप उसको साबित कर सकते हैं तो डिफेमेशन कहाँ आता है? डिफेमेशन में ट्रूथ इज एन एक्सेप्शन। भाई आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस में तो 10 एक्सेप्शन दिए हुए। मोटा मोटा आप डिफेमेशन का बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा सबको बता दूं कि भैया डिफेमेशन 3 चीजें होती हैं। यदि मैं अकेले में आपको कुछ भी कह दूं वो डिफेमेशन नहीं, जब तक तीसरा आदमी ना सुने, लिखूं पढ़ूं कहूं। दूसरी बात, जो मैं कह रहा हूं वो सच होना चाहिए। और तीसरी बात, जो कुछ भी सच मैं कह रहा हूं उसका कोई जनहित होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि फला आदमी अपने घर में चिकन खा रहा है, तो अगर उसका कोई जनहित नहीं है और उससे आदमी डिफेम हो रहा है तो फिर वो डिफेमेशन है, क्योंकि सच भी मुझे वही कहने का हक है पब्लिकली जिसका पब्लिक से, जिसका जनसाधारण से कोई सरोकार हो। मैं किसी के भी घर की बात गॉसिप आके पब्लिक में नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारा एक बड़ा जननेता विदेशों में आइलैंड खरीद के बैठा है तो जाहिर सी बात है इसका पब्लिक से सरोकार है। तो इफ यू कैन प्रूव इट तो डिफेमेशन कहाँ आ रहा है? और वैसे भी हमने इधर कुछ बड़ी अजीब चीजें देखी हैं साहब। मतलब मैंने जो सबसे डिफेमेटरी बातें हो सकती थी मेरी इमेजिनेशन में, उन बातों को मैंने सुब्रमण्यम स्वामी को कहते सुना है, लेकिन आज तक किसी ने उनको ऊपर डिफेमेशन का नोटिस नहीं दिया। कांग्रेस को लेकर तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मतलब सुन के आपके पसीने छूट जाएं, खासतौर से सोनिया गांधी को लेकर। लेकिन कभी आपने देखा है कि उनको कोई डिफेमेशन का नोटिस नहीं किया? अब ये जो है ना वो दूसरा मैटर हो जाता है। वो ये है कि साहब के डिफेमेशन में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में, एविडेंस में अगर मान लीजिए और भी ऐसी बातें आ गई तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सही बात है। और वो कहते भी हैं, स्वामी कहते भी हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो, इससे जो बातें मैं अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं उनको अदालत में साबित करने का मौका मिले मुझे। वो तो कहते भी हैं इस बात को। तो ये तो मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा। और वैसे आपको आजकल सुप्रीम कोर्ट का और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोएक्टिव जो मामला है वो कैसा लग रहा है? आज तो उन्होंने कह दिया कि साहब की फिक्स टाइम में हियरिंग होगी जनवरी से। होनी भी चाहिए भाई। हमने, अमित शाह जी ने वादा किया था कि हम ऐसा कानून बताएंगे कि थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में तय हो जाएगा। तो समय तो आ गया है उसका, इसमें क्या बात है। लेकिन ये है कि हमारे जो नए सीजीआई आए हैं, इनके जो अटरेंसेस हैं, इनके जो बयान हैं, इनके जो आदेश हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेल्ट डाउन लेके आई है। और आपने देखा है कि अभी जो बात हो ही रही थी कि प्रशांत भूषण जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं, महमूद मदनी जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं, स्टालिन जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं जुडिशरी पर। तो अब डेफिनेटली सुरकान जी से तो वैसे भी लिबरल्स को बड़ी उम्मीद थी साहब। वो नूपुर शर्मा केस से उनको जोड़ के देखते थे, तो यहाँ तो बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो यही गया। इनके साथ बड़ी त्रासदियां होती रही हैं। चंद्रचूड़ जी से भी बहुत उम्मीदें थी इनको, उससे भी ये बहुत निराश हुए। और बाकी तो खैर 2 छोटे-छोटे ही कार्यकाल थे, संजीव खन्ना और गवई साहब के। अब ये एक तो थोड़ा बड़ा कार्यकाल है 14 महीने का, इनसे भी इनको उम्मीदें रही होंगी, लेकिन अब क्या बताएं। चले साहब, करूं क्या, आस निराश भाई। और अच्छा ये बताइए कि वंदे मातरम के बाद में अब अरशद मदनी साहब ने कह दिया ये तो शिर्क है, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। हई हमारा यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था
कि प्यार मोहब्बत से रहिए, और प्यार मोहब्बत इससे जो है वो बहुत खारिज होता है। वंदे मातरम कहीं नहीं सही। तौकीर रज़ा क्या हाल है? तौकीर रजा का मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग लग रहा है कि बंदा जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। तो आप तो कह रहे 12 बार रिजेक्ट हो गई। कहाँ रिजेक्ट हुई? उसके साथ उसके दोस्त की हुई थी। तौकीर रजा की जमानत की बेल की एप्लीकेशन कहाँ आई? एक बार वो भी नहीं अपने की आप उसने? को हाँ, मुझे तो यही लगा वो अपने आप को अंदर ही महफूज समझ रहा है। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तौकीर रजा को प्रशासन से डर नहीं है, तौकीर रजा को योगी से डर नहीं है। तौकीर रजा इसलिए बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बरेली वाले उनको पीट के उनका कचूमन निकाल देंगे कि तुम्हारी बकवास से आधा बरेली गिर गया, और तुमने तुम्हारी बकवास से तुम तो जाके अपना जेल में टांग फैला के आराम कर रहे हो। यहाँ पे लोगों के मतलब सैकड़ों की संख्या में मकान, दुकान, शादी घर, बारात घर, दरगाह, मदरसा, सब पे बुलडोजर फिर गया। तो माना जा रहा है कि तौकीर रजा अपनी कम्युनिटी से बहुत घबराए हुए हैं। और मुझे लगता है कि अरशद मदनी साहब जो हैं, और वो तौकीर रज़ा की राह पर चलना चाहते हैं। देखिए, तौकीर रजा की राह पे पहले भी बहुत लोग चले हैं, बाद में भी बहुत लोग चले हैं। एक वो सब बात बड़ी बात नहीं है। तौकीर रजा जब तक ऊट पटांग बयान आज से नहीं दे रहे, कई साल से दे रहे हैं। लेकिन जब तक तौकीर रजा के बयानों के चलते, जब तक तौकीर रजा के उकसावे के चलते लोग जमीन पर नहीं उतरे और बवाल नहीं हुआ, तब तक योगी ने ध्यान नहीं दिया। और बवाल हो गया तो फिर छोड़ा नहीं। तो महमूद मदनी भी बयान तो जरूर दे दिए हैं, लेकिन अब सुना अंदर खाने में सबको समझा रहे हैं कि भले मानुस, मेरे बयान को लेकर सड़क पे मत उतर जाना। अगर तुमने 2 पत्थर चला दिए तो फिर मेरा अल्लाह ही मालिक है। और रही बात वो वंदे मातरम की, तो आप ये सोचें कि वंदे मातरम को काट दिया आपने, जो बचा हुआ है वो भी तो आप इनसे नहीं पढ़वा पाए। इस देश को आपने, वंदे मातरम को तो 2 हिस्से में काट दिया, इस देश को आपने 3 हिस्से में काट दिया, तो भी तो आप इनको अपने से नहीं जोड़ पाए। तो ये उम्मीद ही गलत है। इन सबको डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सही समझा था। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने सही समझा तो जरूर था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो दूसरे और भी जो है वो लोगों को इनकरेज किया, वो भी आजकल बवाल काट रहे हैं। अरे बहुत बवाल, बहुत ज्यादा। आज तो मैं देख रहा हूं कि वो जो वर्मा अधिकारी था, क्या नाम है संतोष उसको, वर्मा। संतोष वर्मा, आज तो उसका नया बयान आ गया। उसने हाईकोर्ट पे ही हमला कर दिया। उसने कहा कि जो हाईकोर्ट्स हैं ये दलितों के खिलाफ साजिश करते हैं और उनको सिविल जज नहीं बनने देते। अच्छा, तो उसने उसको जल्दी आगे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये किसी भी दिन गिरफ्तार हो जाए। नहीं, ये क्या बात हुई? गिरफ्तार वो पहले भी 2 बार हो चुका है। आप समझिए ना, एक बार आदमी की शर्म खुल जाती है। मतलब लड़की के यौन उत्पीड़न में तुम गिरफ्तार हुए हो, इससे बड़ा मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसने तो साहब एक जज का आदेश खुद ही लिख के सिग्नेचर कर दिया, हाँ, और उसके बाद भी इसको आईएएस में प्रमोशन मिल गया। आप सोचें ये। और लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे संतोष वर्मा वाला जो पूरा मामला है, इसको मुझे लगता है कि मोहन यादव ने, उसको मैं बार बार कह रहा हूं, मोहन यादव ने बहुत ही बुरी तरह इसको हैंडल किया है। और मोहन यादव ने इसको जैसे हैंडल किया है, मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक हलफनामा दिया था जिसको लेकर हंगामा हुआ था, संतोष वर्मा वाले काम में जो उन्होंने किया है, मुझे अब ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के लिए वही साबित होंगे जो बिहार के लिए लालू यादव और उत्तर प्रदेश के लिए मुलायम सिंह यादव। ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलिए, जब समझे हुए तब समझे। बहरहाल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये आज का बयान है और ये
ये मुझे लगता है कि थोड़ा औकात से ज़्यादा इसने वो कर लिया अभी और हमारे आपने इनका परसों परसों का कैद भी साहब, बयान देखा। अभी कैद पर साहब नहीं है वहाँ, कैद साहब होते तो कैद साहब पे भी आते हैं, कैद साहब होते तो इसकी सभा में खड़े हो जाते। आप क्या बात कर रहे हैं? कैद साहब होते तो इसकी सभा में खड़े हो जाते। और आपने परसों का भी बयान देखा कि तुम कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकले, खुद ही कह रहा था बंदा। तो वो तो एक तरह से मोहन यादव को चुनौती दे रहा है, और मोहन यादव की हिम्मत नहीं कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और बड़ा खुला, बहुत स्पष्ट, बहुत दो टूक कह रहा हूं कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो देंगे मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका कारण भी क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या इतनी कम है कि लार्जर ओबीसी बेस के नेता बनने के चक्कर में वही सब हरकत कर रहे हैं। लार्जर ओबीसी बेस जो है वो अंबेडकर का फॉलोअर नहीं है, ये भूल जाता हूँ। वो भी है, और लार्जर ओबीसी बेस बनाने में तो वीपी सिंह डूब गए। लार्जर एबीसी बेस बनाने में हमारे यहाँ कल्याण सिंह डूब गए। लार्जर एबीसी बेस बनाने में बहुत लोग डूब चुके हैं, बहुत लोग डूब अरे ये चुके हैं। पूरा ये यादव नेतागण जो है ये भी तो इसी में डूबे हैं। और पीडीए क्या है? वो पीडीए का बेंगलोर वर्जन क्या है? पीडीए का बेंगलोर में पीडीए का नया वर्जन लॉन्च किया था ना अखिलेश जी ने। आई डोंट नो, वो इस वर्जन को कुछ इतनी बार बदल चुके हैं। देखिए, हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी ए से अल्पसंख्यक, फिर उन्होंने कहा ए से औरत, फिर उन्होंने कहा ए से आधी आबादी, फिर उन्होंने कहा ए से आम आदमी, फिर ए से उन्होंने, मतलब वो ए को इतना कुछ बता चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अखिलेश हिमसेल्फ इज अ वेरी कंफ्यूज लीडर। और तो कुछ उन्होंने बताया था ना, प्रोग्रेस डेवलपमेंट। ओ यस 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 यस, वो मोदी के बयान के बाद उन्होंने कुछ इस तरह का जारी किया था उन्होंने, जिसको वो शायद, लेकिन याद रखें ये उन्होंने ट्विटर पे ही उनका लिखा पाया गया, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला इसको, क्योंकि इसको बोलने में उन्हें दिक्कत होगी, मैं मालूम। धुरंधर देख लिया आपने? धुरंधर में देखी नहीं, लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी कि देख लीजिए देख लेकिन लीजिए। ये क्या, मेल्ट डाउन क्यों हो रहा है इतना? अब वो हर इस तरह की फिल्म पे होता है, वो सब कश्मीर फाइल से लेके अब तक हर फिल्म पे होता अरे है। जब कश्मीर मेल्टडाउन फाइल का 5 गुना हो रहा है। नहीं, इसलिए भी हो कश्मीर रहा है ना फाइल तो कि कम से कम इसलिए हो रहा था। एक मिनट, कश्मीर फाइल्स थोड़ा मतलब लीग से हट के कलाकार थे, ये तो मतलब मेन स्ट्रीम कलाकार है ना, इनको मेन देखिए आप, स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम कलाकार हैं। मेन तो स्ट्रीम अब है पूरा। तो मेन स्ट्रीम कलाकार है, मेन स्ट्रीम मूवी है। और जिस तरह के अभी तो मैंने आज देख रहे थे टीवी पे, ऋतिक रोशन ने बहुत खुलकर उसकी पैरवी की और यहां तक कहा है कि मैं धुरंधर पार्ट 2 की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये जो इसकी मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, और ये बात मैं हमेशा व्यूअर से कहता रहा हूं, जब भी लोगों ने मुझसे कहा कि बॉलीवुड का बहिष्कार करो, मैंने कहा बिल्कुल मत बहिष्कार करो, बॉलीवुड को टेक ओवर करो। बहिष्कार करके किसी के लिए क्यों छोड़ना है, टेक ओवर करो। और ये तो नाचने गाने वाले भांड लोग हैं यार, जिधर से पैसे मिलेंगे, जिधर बहुमत मिलेगा, उधर ही नाचेंगे, उधर ही गाएंगे। अमिताभ बच्चन जब आए थे हमारे यहाँ चुनाव लड़ने 1984 में, स्कूल में था और छोटा था, उस जमाने में उन्होंने कहा था कि हमको सीरियसली मत लीजिए, हम तो भांड लोग हैं, जहां पैसे मिलते वहां नाचने पहुंच जाते हैं। तो इनको इतना ही समझिए, जो हमारे पक्ष के हैं उनको भी वही समझिए, जो हमारे विरोध के हैं उनको भी वही समझिए, और बॉलीवुड को टेक ओवर करिए। मैं बार बार कहता था कि भाई बॉलीवुड वही करेगा जो बहुसंख्यक, जो ज्यादातर लोग चाहेंगे। जब आप वो देखने को तैयार थे तो बॉलीवुड आपको वो दिखा रहा था, अब आप ये देखना चाहते हैं बॉलीवुड आपको ये दिखाएगा। धुरंधर इस मामले में भी, ये क्या नाम है आपने फिल्म बताई, धुरंधर ही है शायद, हाँ। धुरंधर तो धुरंधर इस मामले में भी अलग है, क्योंकि जो चीजें अभी तक फ्रिंज लेवल पे बन रही थी उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, और अब आप इस तरह की कई फिल्में देखेंगे। हालांकि इस सब की शुरुआत, जिसे कहना चाहिए सनातनी टिंज लिए फिल्मों की शुरुआत, तो उस समय हुई थी जब भाजपा सरकार भी नहीं आई थी, बाहुबली। आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।